नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अब पंचायतें सचमुच आत्मनिर्भर स्वराज की ओर बढ़ रही हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। दावा रहा, ग्राम पंचायतों को अधिकार, संसाधन और नेतृत्व देकर 2047 तक आत्मनिर्भर बना देंगे। लेकिन क्या ये वास्तविक सशक्तिकरण है? आज की चर्चा इसी पर होगी कि आत्मनिर्भर पंचायत या राजनीतिक प्रबंधन। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की। इस कार्यशाला में 2000 से ज्यादा सरपंच, सचिव और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सरकार का दावा है कि पंचायतों को 25 लाख तक के विकास कार्य की अनुमति मिलेगी। जल संरक्षण, वाटरशेड और प्राकृतिक स्रोतों पर फोकस होगा। कुटीर उद्योग से गांव में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सौर ऊर्जा पर 90% तक ग्रांट मिलेगा। पंचायतें खुद अपना मास्टर प्लान बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, अगर आत्मा कहीं बसती है तो वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। दावा है कि विकास अब गांव की चौपाल से लिखे जाएंगे। भोपाल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पंचायत ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय एक जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सरपंचों के माध्यम से ग्रामीण पंचायत विभाग के विविध प्रकार के कामों को लेकर के 3 दिन की कार्यशाला का जो आयोजन माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, माननीय मंत्री राधा सिंह जी के साथ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। ये सही है कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश किस प्रकार से रहे, उसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। सरकार इसे नया अध्याय बता रही है। ग्राम विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्य मंत्री राधा सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सरकार का तर्क है कि पहली बार सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के पास गई है। जल संरक्षण से लेकर कुटीर उद्योग तक पंचायतों को जिम्मेदारी मिलेगी। पंचायत को मिनी प्रशासनिक यूनिट बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। 2047 के अमृत काल तक गांव को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। विदिशा से मास्टर प्लान मॉडल की शुरुआत होगी। सरकार का दावा है, ये सिर्फ पंचायत नहीं, आत्मनिर्भर स्वराज की शुरुआत है। मुद्दे वही है कि शहर के पास की पंचायतें हों, जनपद के क्षेत्र जनपद हों, उनके काम करने का जो सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमारा सचिव तो उस लायक सब नहीं रखता अधिकार। जो काम नायब तहसीलदार और तहसीलदार का है वो सचिव नहीं कर सकता। सेस कलेक्शन का मामला हो, आश्रय निधि को इकट्ठा करने का मामला हो, ये ऐसे वित्तीय मामले हैं जिनके बारे में हमें मिलकर सोचना ही होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि एक अलग बहस चलती है कि विधायक हैं, सांसद हैं, उनके हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसमें टकराहट जनप्रतिनिधियों में नहीं हो सकती है। जिसके जो अधिकार की सीमा है उसमें वो काम करे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पंचायतों को अधिकार नहीं, सिर्फ भाषण मिल रहे हैं। असली विकेंद्रीकरण नहीं, सब कुछ भोपाल से कंट्रोल होता है। पंचायतें फंड और सचिव की कमी से जूझ रही हैं। पहले पंच सरपंच को लगातार अपमानित किया गया, अब कार्यशाला से तस्वीर नहीं बदलेगी। कांग्रेस का सवाल है, जब पंचायतें आज भी कर्ज, फंड, स्टाफ और योजनाओं की मंजूरी के लिए कलेक्ट्रेट दरबार में घूम रही हैं, तो ये आत्मनिर्भरता कैसे? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो विकास का एजेंडा है वो सिर्फ पेपरों में दिखता है, ज़मीन पे बिल्कुल नहीं दिखता है। लगातार ग्रामीण पंचायत विभाग के अंदर जब कार्यशालाएं होती है तो जो उत्कृष्ट अधिकारी होते हैं वो भी तय करने वाले मंत्री और इनके आरएसएस के लोग होते हैं। उत्कृष्ट आदमियों को ढकेला जाता है, बनावटी
और लामबंद होके जो सत्ता के दलाल हैं उनको आगे लाया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। इस सवाल को लेके कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर इस पर प्रश्न बनाएगी और पूरे हम ग्रामीण अंचलों तक इन्होंने जो भ्रष्टाचार का झूठा प्रपंच रचा है उसको हम स्ट्रिंग करके दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो एक और सरकार कह रही है अमृत मंथन, वही विपक्ष कह रहा है खाली आयोजन। लेकिन ये भी सच है कि डिजिटल पंचायत, ई गवर्नेंस, वाटरशेड, रोजगार मूलक ग्राम उद्योग और मास्टर प्लान जैसे मॉडल अगर सही ढंग से लागू हों तो आत्मनिर्भर पंचायत संभव है। आत्मनिर्भर भारत का सपना आत्मनिर्भर पंचायत से ही पूरा होगा। गांव बदलेगा तभी भारत बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। पंचायत राज आत्मनिर्भर स्वराज, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी हैं। डॉक्टर वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, सरकार की कोशिश अब यह है कि पंचायतों को पूरी तरह से अधिकार दिए जाएं, हर निर्णय उनके हाथों में हो। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा आरोप यह भी सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जब उत्कृष्ट अधिकारियों को ढकेल कर अपने पसंदीदा अधिकारियों का चयन भारतीय जनता पार्टी करके गांव में भेजेगी तो कैसे हमारी जो पंचायतें हैं वो सशक्त हो पाएंगी, आत्मनिर्भर बन पाएंगी। जी मैम। सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। मेरे साथ जो आप वरिष्ठ जन हैं, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। जी नमस्कार मैम। भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता है कि हमें मुख्य धारा में ग्रामीण क्षेत्र, युवाओं को, अन्नदाताओं को, नारी शक्ति को, इन यानी कि ज्ञान की ये जो 4 वर्ग हैं इनको मुख्य धारा में लाना है। भारत में जितना भी मुझे लगता है भारत का दिल गांवों में बसता है और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब हम वहां पर छोटे उद्योगों की स्थापना, वहां लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट हो, गांवों को सशक्त करने के लिए हम अन्य दूसरे जो जल संसाधन है, जो वहां शिक्षा प्रणाली है, जो वहां पर गौवंश के लिए भी गौ आधारित ग्राम है, उनकी स्थापना कर मुझे लगता है ये कार्य को प्रगति देंगे। और ये बोलना भी बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हम जब गांव को सशक्त करते हैं तो हमारा देश भी सशक्त होता है, हमारे देश को भी एक आर्थिक बल मिलता है। और ग्रामीण क्षेत्र से ये लगातार आवाज उठ के आ रही है कि जो हरे भरे गांव हो, जो संपन्न गांव हो, वहां पर हमारे ग्रामीण वासी भाई बहन और उनके परिवार वो भी उन्नति और तरक्की के पथ पर चलेंगे। जी ज्योति पटेल जी, इसके पहले भी इसी विषय से संबंधित एक चर्चा आपसे हुई थी और तब भी आपने कहा था कि सरकार दावे करती है लेकिन जमीन पर असर नहीं दिखता। लेकिन अब क्या कहेंगे ज्योति जी, जब मुख्यमंत्री ने खुद ही इसका ब्लूप्रिंट बनाकर सामने रखा है कि किस तरह से गांव की चौपाल से अब जो विकास है उसे लिखने की शुरुआत होगी, तो क्या अब मानती है कांग्रेस की वाकई इस दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, बदलाव आएगा हमारी पंचायतों में? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार मैम। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ यूं कर रही है कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो पंचायतों को मिले अधिकार थे जी, मतलब इन लोगों को केवल उन अधिकारों को कंटिन्यू रखना था। तो वो पहले तो 2003 में जैसे ही दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई तो सबसे पहले तो इन्होंने वो अधिकारों को पंचायतों से छीनने का कार्य किया, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, तो उसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि जो अधिकार है उनका विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता एक जगह सीमित रहती है, केंद्र तक सीमित रहती है,
कि सांसद तक सीमित रहती है या राज्य में विधायकों और मुख्यमंत्री तक सीमित रहती है, उस तक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था बनाई गई थी कि जो पावर्स हैं वो पंचायतों के सरपंचों तक आना चाहिए, जनपद पंचायतों के जनपद पंचायत सदस्य और अध्यक्ष तक आना चाहिए, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष तक आना चाहिए। ये व्यवस्था एक बनाई गई थी। और दूसरी व्यवस्था ये भी थी कि जो गांव के लोग हैं वही गांव की रूपरेखा बनाएंगे, वही गांव की जो संरचना है वो तय करेंगे कि क्या निर्माण कार्य होना है पंचायत के अंदर। तो वो बंद करके 2003 के बाद जब सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो सीधे नियम ऊपर से नीचे लागू होने लगे। अब ये कह रहे हैं कि अब हम पुनः ऐसी संरचना लाना चाहते हैं कि गांव में रूपरेखा तैयार की। तो पहले तो आपने वो अधिकार छीन लिए गांव के लोगों से, और अब आप कह रहे हैं कि भैया अब हम फिर से अधिकार देने जा रहे हैं। तो आपने छीनने का काम ही क्यों किया? तो ये पूरी तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और ये बात जो है बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, आज यदि हम देखें तो हमारी पंचायतों में कौन सी समस्याएं हैं जिसे आप देखते हैं कि इस आयोजन के बाद बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे? निश्चित तौर पर वाणिज्य में फिर से आपका रुख करूंगा, निश्चिंत रहें। जी डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, कनेक्शन में फिर जो विशेष आपके आमंत्रित व्यक्ति हैं, जी जी, जो गेस्ट हैं, वो दोनों को उत्तर दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपका रुख करूंगा, उसी सवाल पर रुख करूंगा, निश्चिंत रहें। जी डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, जवाब दें। देखिए, गांव में आत्मावस्थी है भारत की, और निश्चित रूप से गांव की संस्कृति से ही भारत पहचाना जाता है और भारत की पहचान जी। और हम एक कहें तो ग्रामीण परिवेश में जिस तरह से हमारी संस्कृति, परंपराएं, ज्ञान, शिक्षा और जो भारतीय परिदृश्य का जो अध्यात्म है वो गांव में ही दिखता है। और ये संविधान में जो 73वां संशोधन जो हुआ था वो उसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार कांग्रेस के सरकार में हुआ था, और उसके बाद इन्होंने भी बहुत प्रक्रियाएं की, और सरकार में जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए जो ऊपर के अधिकारों का, क्योंकि हर गांव एक ग्राम पंचायत एक इकाई होती है, और ग्राम पंचायत एक इकाई इतनी होती है कि लगभग 2 गांव या 3 गांव एक पंचायत में आते हैं, और कभी कभी 4 गांव भी होते हैं। उनके हिसाब से, उनकी आबादी के हिसाब से, और उसमें विभिन्न जाति के धर्म के लोग रहते हैं, वहां की संस्कृतियां हैं और उनकी अपनी एक अधोरचना है, उनका एक सोचना है। क्या होता है कि ऊपर से जब विकास की रचनाएं जाती हैं नीचे की ओर, तो निश्चित रूप से वो सिस्टम में सहयोग नहीं कर पाती हैं, लेकिन उसकी अधोरचना में अगर वहीं का व्यक्ति और वहीं की जो बात है, क्योंकि वहां की जलवायु है, वहां का भौगोलिक परिवर्तन है, और वहां की श्रम है, साधना है, श्रमिक है और किसान है, और वहां का पशुधन है, और निश्चित रूप से एक पर्यावरण है, उन सबकी सहभागिता अगर उसके रूप से। लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे कई जगह पेसा एक्ट है, कई जगह अपने वन संरक्षण कानून का भी है, और ट्राइबल की उसमें आरक्षण भी है, और आरक्षण के साथ सहभागिता भी होती है। तो निश्चित रूप से जो सरकार अगर इस तरह से पहल करती है, और गांवों से अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर पंचायत स्तर पे अगर उसका संगठन मजबूत रहेगा, तो वो निश्चित रूप से राज्य और राष्ट्र के रूप में होगा, और इसी तरह से समृद्धि के रूप में जी। और हमारे देश के गृह मंत्री जी को मैंने कई बार सुना है, वो सहकारिता मंत्री है, सहकारिता मंत्री में, और क्योंकि सोसाइटियां गांव में होती हैं, उनको हाईटेक बनाने की उन्होंने बात रखी है, अधोरचना रखी है। और हमारे राजनीति में देखा है, जहां पे भी सहकारिता का आंदोलन चला है, वह राजनीति पार्टी निश्चित रूप से सबल और संबद्ध रही है, चाहे वो वोट के रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक सत्ता के रूप में हो। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसमें नए नवाचार करना चाहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं देखता हूं, तो केंद्र की जो गृह मंत्री है और केंद्र के जो समन्वय है और उनके जो आनुषंगिक संगठन है, वो भी चाहते हैं कि पंचायतों के अधिकार उस तरह से मिलें और नया नवाचार हो। लेकिन इससे पूर्व मैं कहूंगा, तो इससे पहले पूर्व में भी जब दिग्विजय सिंह सरकार में थे, और उन्होंने मध्य प्रदेश में कई पंचायतों को अधिकार दिए थे, नियुक्ति के अधिकार हो, चाहे वहां के नक्शा या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उन्होंने की सहभागिता के रूप में विकास के मॉडल बनाना, उसके राशि को सुनना। आज वर्तमान में 25 लाख रुपए करीब पंचायत को राशि कर दी गई है, हाईटेक की जा रही है, वहां पे सरकारी तंत्र को पहुंचाया जा रहा है, वहां पे नई नियुक्तियां की जा रही, ग्राम पंचायत भवन बनाए जा रहे, पशुधन के लिए काम किए जाते। तो ये बहुत ही अच्छी पद्धति है, लेकिन साथ साथ इसमें एक चीज महत्वपूर्ण होता है कि हर की सहभागिता हो, साथ में करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है गांवों में।
गांव में मुश्किल रूप से ये हो जाता है कि जैसे एक सीट है और वो अगर उसके महिला के लिए आरक्षण 50% आरक्षण है और महिला के लिए हो जाता है तो पति उसका सरपंच पति बन जाता है। तो ये ऐसी विसंगतियां आती हैं निश्चित रूप से जो पावर को डाइल्यूट करने के वो न करके दूसरा व्यक्ति संचालित करता है। और इसमें एक जाति राजनीति में हमेशा रूप से मैंने यही देखा है कि ग्राम पंचायतों में जब से पैसा आया है, रुपया जाने लगा है और उसमें करप्शन आया है और उससे वहां के जो लाइन ऑफ ऑर्डर है अपराधीकरण भी बढ़ा है। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से करने पड़ेगी जो संतुलन बना रखे। बिल्कुल, कि विकास के ये साथ संतुलन कैसे बनेगा इस पर भी भी जवाब ले लेते हैं। मैं फिर से आऊंगा डॉक्टर भूपेंद्र सिल्वे जी आपके पास। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, दो बातें जो कि पहले ज्योति पटेल जी ने कही कि कांग्रेस शासनकाल में पंचायतों को अधिकार दिए गए थे लेकिन भाजपा उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, और दूसरी बात जो कि पैनलिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र जी ने कही वो ये है कि पहले की सरकारों ने भी काफी नवाचार करने के प्रयास किए, काफी अधिकार पंचायतों को दिए, तब बदलाव नहीं आया। तो क्या माना जाए कि इस बार कैसे जमीन पर बदलाव आ जाएगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके तहत पंचायतों को अपनी वास्तविक रूप से काम करने की एक अनुमति देनी थी, एक स्वतंत्रता देनी थी। दिग्विजय सिंह ने इसको इंप्लीमेंट करने में जो ढकोसला किया, हम जानते हैं कि वहां उन्होंने लोकल ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर दी जिससे कि अनुमति लेना, कोई सैंक्शंस लेना, वो प्रोसीजर्स कमिटी, इतनी सारी कमिटियां क्रिएट कर दी थी। ये सारे कामों ने वहां पर पंचायत के जो विकास होना था उसको डप कर दिया। ही क्रिएटेड पंचायती ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से। और हम ये हैं कि बहुत सारे ब्लॉक लेवल के कांग्रेस लीडर्स की ये यहां वर्चस्व हो गया था, उनको वहां पर मुझे लगता है कि अहमियत उनको दी गई थी, ना कि जो तंत्र को वहां सुचारू रूप से चालू करना था। 1993 से 2003 तक ये एक मैसिव पंचायती फेलियर के रूप में उजागर हुआ। और अब मोहन यादव जी जो कार्य करने जा रहे हैं, इस पंचायती सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना, यानी कि वो पंचायती सिस्टम, वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अपनी विकास की गाथा खुद लिख पाएगा। यहां पर ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण विकास खंडों को उन्नति प्रगति के रास्ते मिलेंगे, जल विकास हो, सड़कों का निर्माण हो, उनके भवन बनना हो, शालाएं और जो दूसरे केंद्र हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, इसके साथ साथ छोटे छोटे ऐसे उद्योग का भी स्थापित करने के लिए ये एक मुझे लगता है मोहन यादव जी का जो काम करने का एक तरीका है, एक सलीका है कि ये नवाचारों की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमें इसे मुझे लगता है कि स्वीकार भी करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में ये एक वाटरशेड साबित होगा, बिकॉज ये जो विकास को जो गति देगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे आत्मनिर्भर बंधु बनाएगा, यही तो हमारे आगे की विकसित भारत की परिकल्पना है। ज्योति पटेल जी, जवाब दीजिए। पहले कांग्रेस सरकार ने प्रयास करने के दावे जरूर किए लेकिन वो केवल दिखावा थे, लेकिन अब जबकि पंचायतों को पूरे अधिकार दिए जाने की बात कही जा रही है ज्योति जी, और ये भी कहा जा रहा है कि पंचायतें अब खुद अपना मास्टर प्लान बनाएंगी, तो इस योजना में क्या अभी भी कांग्रेस कोई कमी देख रही है? सरकार के दावों में कोई कमी आप देखते हैं? देखिए, मैंने वही कहा कि मास्टर प्लान तो ग्राम पंचायत ही बनाती थी 1993 से 2003 तक, और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा हुआ करती थी और वो लोग डिसाइड करते थे कि हमारे गांव में क्या काम होना है। अब जो सरकार है वो कह रही है कि हमने 25 लाख तक के वित्तीय पावर दे दिए, पर आप ये बताइए कि आप तो 25 लाख के नहीं 25 करोड़ के वित्तीय पावर दे दीजिए। जब आप पंचायतों को फंड ही नहीं देंगे तो पंचायतें सरपंच करेंगे क्या, ग्राम सभा करेगी क्या? आप तो ऊपर से थोप देते हैं कि आप इतने काम होने हैं, ये काम आपने तो दे दिया 10 लाख की राशि और आपने कह दिया कि 5 लाख की केवल इस गांव में नाली बनना है, और ये ग्राम के लोगों से नहीं पूछा जाता है। आज के समय में मैं चूंकि जिला पंचायत सदस्य हूँ और उसको बहुत नजदीक से देखती हूँ सारी चीजों को कि क्या हो रहा है। ऊपर से थोपी जाती है कि ये आपका अनटाइड मद में खर्च होगा, ये टाइड मद में खर्च होगा, और ये पंचायतों से पूछा जाता है कि आपकी रोड कहाँ बननी है, आपकी नाली कहाँ बनना है, आपके यहाँ स्टाम्प डैम बनना है। तो ये सबसे बड़ी खामी है, और अब आप कह रहे हैं कि हम उसको लागू करने जा रहे हैं। दूसरी बात, आज मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी, शिक्षा समिति की जो
शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो हाँ। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष होते जी। हैं। मैं भी उस शिक्षा समिति की सदस्य रही हूँ। आज मोहन यादव जी कह रहे हैं कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष को स्कूलों में जाकर के उसमें जो विजिट करने का रहता है तो उसमें आपका विधिवत वो माना जाएगा कि आप विजिट करने के लिए आए थे। परंतु आप ये बताइए कि एक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के लिए आप अब कह रहे हैं कि विजिट करने का आपका वो माना जाएगा कि हाँ आप विजिट करने के लिए आए थे, परंतु इतने साल से इतना बड़ा पद है वो, उस पद की क्या वैल्यू थी? जबकि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में यदि शिक्षा समिति का कोई अध्यक्ष है, जनपद पंचायत का जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, तो उसको तो पहले से ही अधिकार थे। तो आपने तो पहले अधिकार छीन लिया, उसके बाद आप अधिकार को देने की बात कर रहे हैं। एक चीज और आप जो कह रहे हैं, आपने पहले डिसेंट्रलाइजेशन पहले से ही था और आपने सेंट्रलाइज करने का काम किया। आपने पूरे जो पावर थे वो अपनी मुट्ठी में लेने का काम किया और आप फिर से कह रहे हैं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। तो आप ये मतलब करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? और आप ये भी भूल जाते हैं कि 22 साल से आप जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जवाब दीजिए कि पहले से ही अधिकार दिए गए थे। सब जानते हैं जी कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बंटाधार दिग्विजय सिंह ने इतनी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था कि पंचायतों को सहायता राशि देने का उनका औकात ही नहीं बची थी। जितना उन्होंने बर्बाद किया था मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, वो हम सब जानते थे। कि मैंने जी इस तरीके के शब्दों का उपयोग न करें। बिल्कुल, शब्दों के मर्यादे में हम बात करें। गलत बात है। जी वाणी जी, आपको जब समय देंगे तब आप बोलिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका है। ज्योति जी फिर ये ठीक है वाणी जी, आप बात पूरी करें, फिर डॉक्टर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। किसी प्रतिष्ठित चैनल पे डिबेट को सार्थक रोक रहे हैं। हैं। डॉक्टर वाणी जी बात पूरी करें। जी हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को कैसे कुएं में धकेल दिया था दिग्विजय सिंह ने, जिसके कारण पंचायती राज सिस्टम को भी जो एलोकेटेड फंड्स थे वो नहीं मिल सके थे। आज हम उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र को भी हम सम्मिलित कर रहे हैं। हम नदी जोड़ो अभियान कर रहे हैं, तो हम उसमें ग्रामीण क्षेत्र हमारे किसानों को लाभान्वित करने वाले हैं। किसानों को 3 HP 5 HP का पंप और जो बिजली का जो इसका जो योगदान है 90% सरकार ग्रहण करेगी। पायजाल योजना है, ग्रामीण विकास पंचायत सशक्तिकरण के अंतर्गत संदापनी विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों का विस्तार, सरपंचों को जैसे मैडम को आपत्ति थी 25 लाख रुपए हम वो कर रहे हैं। हम प्राकृतिक जल स्रोतों का जो संरक्षण होना है, तालाब, बावड़ी, कुएं, इनका वैज्ञानिक तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से इनको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। 2047 तक अमृत काल के लिए पंचायतों की जो विकास यात्रा है वो सशक्त भी होगी और सुचारू रूप से लागू भी होगी। और इस अभियान का उत्कृष्ट प्रदर्शन हमें खंडों में, हम सब जिलों में बहुत अच्छे सुचारू रूप से देख पाएंगे। हम ये देखिए, जहां महात्मा गांधी जी का ग्राम विकास का एक स्वप्न था, वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहे दीनदयाल जी का स्वप्न हो, चाहे मुखर्जी जी का जो हमारा निर्देश दिया है, जो उन्होंने हमें पथ दिखाया है, ये सही तरीके से जमीनी स्तर पर एक ग्राम विकास की योजना को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, करती रही है, और अब उसको और सुचारू रूप से विकास की यात्रा को ये आगे बढ़ाएगी। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, एक बात और जो बार बार सामने आती है कि हम बार बार पंचायतों को अधिकार देने की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्णय है अभी भी वो भोपाल से तय होते हैं। लेकिन क्या इस योजना के बाद, इस घोषणा के बाद आप मानते हैं कि इसमें भी तब्दीली आएगी और पूरी तरह से फ्री हैंड हमारी पंचायतों को दिया जाएगा? देखिए, ग्राम विकास की अवधारणा के बिना समृद्ध भारत कल्पना निरर्थक रहेगी जी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो उन्होंने कहा है कि अंतिम व्यक्ति के तक विकास की मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, और यही अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी के एक ग्राम विकास की अवधारणा यही थी कि राम राज्य की स्थापना यही थी कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिस योग है उसको वो काम मिले और उसकी सहभागिता हो और उसको उसके साथ मुख्य धारा में जोड़ा जाए जी। अब आप अगर माने तो जो जनपद पंचायत
और जिला पंचायत की जो सरकार होती है वो एक सरकार की तरह ही बॉडी काम करती है। उनके भी अपने विभाग होते हैं, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सब कुछ उनका अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं और उनकी फंडिंग भी होता है। उस जिला पंचायत में तो एक आईएएस रूप में एक उनका सेक्रेटरी रहता है और जनपद पंचायत में पीएससी लेवल का एक अधिकारी रहता है और उसके नीचे पंचायत रहती है। तो इनके लिए जो सिस्टम बड़ा पारदर्शी रूप से है, इसमें कोई शक नहीं है। बात यहाँ ये है, कुछ अच्छे लोग भी आए, कुछ बहुत बड़े पढ़ने वाले लोग जो फॉरेन में पढ़े हैं, वो पंचायत के अध्यक्ष बने हैं, ग्राम पंचायत सरपंच बने हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ऐसा नहीं है, नवाचारों के उपयोग होते हैं, लेकिन अतिशयोक्तियां भी होती हैं और कई जगह बहुत व्यापक भ्रांतियां भी होती हैं और करप्शन भी होता है। तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि ये धारणा और ये कार्यक्रम अच्छा नहीं है, निश्चित रूप से है, लेकिन बस यही है कि उसकी मॉनिटरिंग होना, पारदर्शिता होना और जो फंडिंग की अलॉटेशन हो रहा है, जो अलॉट हो रहा है, वो क्या उसका मद में लग रहा है, उसकी आवश्यकता है क्या। हम कई बार अधिकांश जगह देखते हैं कि उस चीज को कार्य करने से पहले उस चीज में जो फंड लगा दिया जाता है वो निरर्थक साबित होता है। तो ये जो बारीकियां छोटी छोटी सी हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पैसा है तो वो पैसा राष्ट्र का है और वो राष्ट्र के रूप में अगर समर्पित रूप से लगेगा तो निश्चित। अब जैसे जिस तरह से शिक्षा की बात करी गई, शिक्षा भी उन्हीं के ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, पेयजल है, जल है। और मैं तो आपको बताता हूं कि ये एक पैरेलल एक सिस्टम है। भारतीय संस्कृति में एक परिवार की एक जो इकाई है वो भी एक पंचायत के रूप में काम करती है और वही यूनिट जाके ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद, और जिस सरकार की या जिस पार्टी के जितने लोग मौजूद होंगे वो उतनी ही सत्ता में मौजूद होंगे। तो ये एक निश्चित रूप से इससे राष्ट्र के नेता भी तैयार होते हैं। दूसरी बात, आपका जो विचारधारा है, आपका जो विजन है वो भी दिखता है। लेकिन बात वही सिर्फ आ जाती है, एक तो वो एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, जैसे तरह से मैंने कहा कि 50% का निकाय में 50% लोग महिलाओं का है, तो वो अधिकांश इसी तरह से हो जाता है, पति पत्नी बनाम हो जाता है। दूसरा, पैसे का जो संरचना होती है, पैसा टाइम पे आना और उसका सही उपयोग होना। ऐसा नहीं है कि फंड काफी आता है, लेकिन कई जगह ऐसा पैसा लग जाता है कि वो एक व्यर्थ में जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं, जो इसकी अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग होगी तो समृद्ध भारत, समृद्ध गांव की परिभाषा परिभाषित होगी और अंतिम व्यक्ति तक, जिस तरह से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का है और गांधी जी का समृद्ध गांव स्वच्छ भारत की कल्पना है, तो वो इसी तरह से साकार होगी। और मुझे ये लगता है कि ये जो 3 दिन की कार्यशाला रखी है वो निश्चित रूप से एक सार्थक कार्यशाला है, क्योंकि जब लोग आते हैं उनके पारिश्रमिक में भी वृद्धि होती है। वहां पे कोटवारों की भी उन्होंने पारिश्रमिक बढ़ाए हैं, उन्होंने सचिव, ग्राम सचिव, उनका भी पारिश्रमिक बढ़ाया है, सरपंचों का भी बढ़ाया है, जिला पंचायत को भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और सरकार का विजन काफी बड़ा है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस कार्यशाला के बाद जो पंचायतें, उन्हें पूरी तरह से अधिकार दिया जाएगा और पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी, सक्षम होंगी और एक मजबूत ग्रामीण भारत का जो सपना है वो साकार होगा। बहरहाल, समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।